नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे में साल 2020 का इख्तिताम हो जाएगा। अनदर ईयर विल गो टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। और उसके बाद जो नया साल शुरू होगा उसके साथ ही 21वीं सदी के एक नए अशरे का, तीसरे अशरे का आगाज़ होगा। ये जो साल हमारे सामने गुजरा, इसमें कोरोना पेंडेमिक जो है वो पाकिस्तान की तमाम निज़ाम ज़िंदगी पे, कारोबार ज़िंदगी के साथ साथ इसका पाकिस्तान की सियासत पे बहुत असर हुआ। और हमने देखा कि पाकिस्तान की अपोजिशन PDM ने जो 11 जमातों ने मिलकर एक तहरीक का आगाज़ किया था, वो तहरीक भी बहुत हद तक जो है वो इस कोरोना पेंडेमिक की नज़र हुई, जिसकी वजह से वो तहरीक गालिबन उतनी शिद्दत इख्तियार नहीं कर सकी चूँकि कोरोना पेंडेमिक था। ख़ास करके लाहौर की रैली से पहले की खौफ जो है वो बहुत बढ़ चुका था। अब से चंद घंटे पहले एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई जब नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा वजाहत की कि PMLN के 2 सीनियर रहनुमा जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और मोहम्मद सज्जाद, वही मोहम्मद सज्जाद जो कैप्टन सफ्तर के भाई भी हैं, कैप्टन राइट सफ्तर के भाई भी हैं, उन्होंने उनके जो इस्तीफ़े थे उन्होंने उनको मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े जाली हैं, उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। याद रहे कि इससे पहले PMLN की सीनियर रहनुमा जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा था कि हाँ ये इस्तीफ़े जाली हैं, लेकिन आपको जाके अब इन्हें चूँकि हो गए हैं सबमिट, इनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, ये इन्हें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इस कंट्रोवर्सी से कता नज़र की ये इस्तीफ़े जाली थे, ये जाली नहीं थे, फेक हैं, ये फेक नहीं है, ओरिजिनल है, ये चीज़ साबित हो गई कि इस्तीफ़ों का जो मोमेंटम एक गेन हुआ था उसे बहुत बड़ा सेटबैक और रिवर्सल मिला। जैसे आज 31 दिसंबर है और अब से चंद हफ्ते पहले तक ये कहा गया था कि हुकूमत को 31 दिसंबर तक घर जो है वो भेज दिया जाएगा। अब ये साल तो ख़त्म हो गया, आने वाला साल जो शुरू हो रहा है जिसमें पेंडेमिक का हैंगओवर अभी भी है, लॉन्ग मार्च की बातें अभी भी हो रही हैं, इस्तीफ़ों की बातें अभी भी हो रही हैं। ये साल कैसा होगा? क्या इस साल में जहाँ नए चैलेंजेस का आगाज़ हो रहा है वहाँ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई एंगेजमेंट हो पाएगी, कोई डायलॉग हो पाएगा, या फिर यही कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स जो है वो 1 जनवरी से आगे चल पाएगी? इस बहस करने के लिए मुझे मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शफकत महमूद साहब, जो वफाकी वज़ीर तालीम है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक इंपॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू शफकत महमूद साहब। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो साबिक वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं बराए कैड। इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। शफकत महमूद साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ कि ऐसे मौके पे जब कि लगता है कि अपोजिशन अपने बहुत से अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, लाहौर की रैली के बाद कोरोना पेंडेमिक, सर्दी शदीद और निस्बतन एक डिफरेंट एक ग्राउंड पे है, आज रेजिग्नेशन भी ज़ाहिर है लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की अपने, इस सिचुएशन में क्या आपके पास कोई विजन है इस निस्बतन पहले से मुकाबले में एक ठहरी हुई या कमज़ोर अपोजिशन को एंगेज करने के लिए? आपके पास कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म, एजुकेशन के हवाले से, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एंगेजमेंट के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, एक नए अशरे के चैलेंजेस के हवाले से कोई आपके पास विजन है कि इस अपोजिशन को आप एंगेज कर सकेंगे? शुक्रिया मोहित, आपके प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो दुआ ये करनी चाहिए कि नए साल में ये जो कोरोना का चैलेंज है, वैक्सीन भी आ गई है, तकरीबन पाकिस्तान में भी आ जाएगी, कि अल्लाह करे कि ये वबा जो है ये कम हो, क्योंकि इसका वबा का बहुत सारा इम्पैक्ट गवर्नेंस पे भी है और ख़ास तौर पे मेरे शोबे जो तालीम है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका। तो पहले तो दुआ ये करते हैं कि इस बीमारी से निजात मिले। उसके बाद रह गया अपोजिशन के जितने प्लान थे वो सारे सिर्फ इस वजह से नाकाम नहीं हुए कि कोरोना की वजह से या सर्दी की वजह से, इसलिए कि उनको उन डिमांड्स को अवाम में कोई पजीराई नहीं मिली। और उसका एक शाखसाना आपने लाहौर में देख लिया जब जलसा जो है वो शदीद तौर पे नाकाम हुआ, और उसके बाद से वो जो क्या कहते हैं गुब्बारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है। तो अब जहाँ तक एंगेजमेंट का ताल्लुक है, हमारी तो बिल्कुल ख्वाहिश है एंगेज करने की, और 3 चीज़ों पे बात नहीं होगी। एक बात इस पर नहीं होगी कि ये वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा मज़ाक़ा खेज़ है, उस पर कोई बात नहीं होगी। जल्दी इंतखाबात का मुतालबा जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन है। और तीसरा ये है कि किसी भी सूरत में NRO नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप एक तरफ रख दें तो बाकी जो जितनी चीज़ें आपने गिनाई हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म है, उसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सेनेट के इलेक्शन के लिए भी अभी वक्त है कि हम बैठ के आपस में देखें कि इसको शफाफ कैसे बनाया जा सकता है। उसके अलावा और भी इकॉनमी में बात हो सकती है, गवर्नेंस पे बात हो सकती है, बहुत सारे मामला हैं जो कौम को दरपेश है, उन पर बात हो सकती है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ पे जिस पे बात हो सकती है, बहुत से ऐसे इश्यूज़। जी,
मेरे साथ रहिए नाज़रीन। वफाकी वज़ीर बराए तालीम कैबिनेट के अहम मेंबर PTI के सीनियर रहनुमा जनाब शौकत महमूद साहब का ख्याल है कि 3 इशूज़ को छोड़ के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे हैं, री इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं, नैब की कोई तब्दीलियाँ कानून में नहीं हो सकती, उसके अलावा हर इशू जो है गवर्नेंस के हवाले से हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, सेनेट के इलेक्शंस हो, तालीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, हर इशूज़ पे PDM के साथ, PMLN के साथ, PPP के साथ गुफ्त शनीद हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, एंगेजमेंट जो है मुमकिन हो सकती है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज आपने दावत दी प्रोग्राम में, और आपके प्रोग्राम की और आपकी विसातत से, आपके चैनल की विसातत से सबसे पहले मैं नए साल की आमद पे पाकिस्तान की पूरी कौम को नए साल की मुबारकबाद भी दूंगा, और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात 2021 को पाकिस्तान के लिए, पूरी मुल्क के लिए एक खुशियों का साल बनाए। और जो हमने 2020 में बहुत सारे चैलेंजेस देखे, और ख़ास तौर पे जो कोविड के हवाले से मुश्किलात पूरी कौम ने भी झीली और उसके साथ साथ पूरी दुनिया ने झीली, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आसानियाँ पैदा करें और ये चैलेंजेस आगे हम ना देखें, और इस बीमारी के हवाले से बेहतरी से बेहतरी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में हम तवक्को कर रहे हैं और दुआ गो भी हैं। इस नए साल के आगाज़ में क्या आप चाहेंगे कि जब आपकी अब PDM मूवमेंट भी आगे बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पा रही जिस तरह से तवक्को थी, कि हुकूमत और आप एंगेज हो जाएँ लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में? देखिए, हुकूमत से मुज़ाकरात होने या नहीं होने इसका फ़ैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं करना, चूँकि 11 जमाती एक जो इत्तेहाद है वो मार्ज़ वजूद में आ चुका है, और उसका नाम PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। और ये जो फ़ैसले हैं मुतफ़िक़ा तौर पे होंगे, और PDM की जितनी भी क़यादत है उसने जो फ़ैसले अभी किए हैं उसमें यह है कि मौजूदा हुकूमत का जो मैंडेट है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। और जब ये इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब जो एक जॉइंट अपोजिशन का फोरम था उस पर उन्होंने ये कहा था कि हम असम्बलियों का हिस्सा ना बने, और लेकिन फिर आप असेंबली में चले गए। बने जी, बिल्कुल बने, इलेक्शंस का हिस्सा बने, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि जॉइंट अपोजिशन का एक फोरम था और उसमें यही बात जो है ये डिस्कस हुई, और बाज़ पार्टीज़ ने कहा कि नहीं, हम इस सिस्टम में रह के इन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे और एक्सपोज करेंगे। लेकिन मौलाना ने बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, वहाँ उनको वोट भी पड़े। मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 2.5 साल का अरसा हुआ है, वो एक फ़ैसला, एक राय थी, उसके बाद फ़ैसला जो हुआ वो यही था। लेकिन अब आइंदा इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है, इसके बाद ये कहना कि हम इंतखाबात को नहीं मानते, जब प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शन में हिस्सा लिया, असेंबली में। डॉक्टर साहब, 2 बातें हैं ना, आप एक ही सवाल मुख्तलिफ अल्फाज के ज़रिए कर रहे हैं, अल्फाज और मौजू एक ही है, और मुझे तीसरी दफ़ा बताना पड़ रहा है कि एक राय थी मौलाना फजल रहमान साहब की, फैसला नहीं हो उसके सका। बाद फैसला जो है वो अपोजिशन की जमातों ने ये किया कि इस सिस्टम में रह के इन्हें एक्सपोज भी किया जाए और चैलेंज भी किया जाए। लेकिन 2.5 साल के अरसा गुजरने के बाद, यानी वो जो एक थी ऑब्जर्वेशन, वो पहले दिन से थी इस इलेक्शन के हवाले से, इसकी लीगैलिटी के हवाले से। लेकिन जब ये हुकूमत जो है 2.5 साल का अरसा इसने गुजारा, पार्लिमान में आपने इसका रवैया देखा, अपोजिशन के साथ आपने इसका रवैया देखा, गैर संजीदगी देखी। अब शफकत महमूद साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ही चंद उन आवाज़ों में से हैं जो कोई सैनिटी की बात करते हैं, कोई बुर्दबारी या तहम्मुल से कोई बात करते हैं, वरना इनके तमाम लोगों को पार्लिमान में या आपके टॉक शोज़ में जो भी ज़रा धीमी आवाज़ करता है उसकी सरजनिश होती है। और ख़ास तौर पे पार्लिमान के अंदर तो 3-4 चेहरे हैं जिन्होंने माहौल ख़राब करना होता है। शफकत साहब की नहीं होती? शफकत साहब बहुत सीनियर हैं, शायद इनकी कोई बचत हो जाती हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि इनके स्पोक्स पर्सन जो गालियां नहीं देते उनकी बाकायदा बास पुरस होती है। ये बात मैं अंडर प्रेशर है, ये आपको भी पता है। शौकत महमूद साहब, इसमें कोई हकीकत है कि आपके कैबिनेट मेंबरान को मजबूर किया जाता है कि वो टीवी चैनल्स पे आके बदतमीजी करें, लेकिन आपकी कोई थोड़ी फैसिलिटी है कि आपको नहीं कह रहे? नहीं, ये डॉक्टर साहब को पता नहीं किसने ये खबर दी है। खैर, ये खबर नहीं दी, ये एक सियासी बात भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक इनके अपने जो स्टालवर्ड्स हैं, इनको एक्चुअली मसला ये है कि जो इन्होंने किया था वो समझते हैं हम भी कर रहे हैं। मसलन वो क्या नाम था उसका, दानियाल अजीज, और वो चौधरी साहब जो थे, वो जो फैसलाबाद के, वो और 1-2 और जो थे, वो सारा वक्त आके जो बोलते रहते थे। तो मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि सियासी इख्तलाफ है, बिल्कुल है। सियासी इख्तलाफात में बहुत सारी चीज़ों में फंडामेंटल इख्तलाफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासत में हमारी एक दूसरे से बदतमीजी की गुंजाइश नहीं है। तो बाकी हर चीज़ में बात करने के लिए, जैसे आपने पहले पूछा, मैंने कहा बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं।
जो ऐसे मुतालबात है जो मुज़क्का-खेज़ है उन पे बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने सुना ना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका फैसला नहीं हो सकता, इसका फैसला तो अब एक पार्टी नहीं कर सकती, पीएमएलएन नहीं कर सकती, इसका फैसला तो पीडीएम करेगी कि हमने हुकूमत से बात करनी है कि नहीं करनी। नहीं डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे, देखें ना बात ये है कि अगर मुज़ाकरात नहीं करते, बातें नहीं करते कौमी उमूर पे, तो मुझे बताएं क्या करेंगे। क्या ये इस्तीफा देंगे? वो भी अब आपको पता लग गया है कि पीपल्स पार्टी ने तो साफ जवाब दे दिया है। और इनके दो अरकान जो गए थे स्पीकर के पास, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया। सो इस्तीफा भी नहीं देंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। तो अमली तौर पे तो ये तहरीक जो है ये ख़त्म हो गई है, बैठ गई है। और अब हम कह रहे हैं इनको कि, और बड़े फराख दिली से कह रहे हैं कि आइए हम आपको, आप इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि हम आपसे फिर भी बात करने के लिए तैयार हैं कौमी अमूर पे। जी बिल्कुल, ये शफकत साहब की बात में डॉक्टर साहब खासा वज़न है। ये जो इस्तीफ़ों का भी आप देख लें, स्टॉल हो गया, लॉन्ग मार्च का। अभी खबर आई कि बिलावल भुट्टो जो बहुत उम्मीद थी कि जाएंगे लाहौर में मीटिंग में 1 जनवरी को, वहाँ नहीं जा रहे हैं, शायद वीडियो लिंक में पार्टिसिपेट करेंगे। ज़ाहिर है सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। इससे पहले मौलाना जो हैं 27 दिसंबर का जो पीटीआई पीपीपी का जलसा था उसमें तशरीफ़ नहीं लाए। तो ये चीज़ें हैं कि चीज़ें रुक गई हैं, स्टॉल हो गई हैं, मोमेंटम टूट गया है। इस्तीफ़ों वाली बात बिल्कुल अपना असर खो चुकी है। सेनेट में इलेक्शन में पीपी हिस्सा। तो शफकत महमूद साहब की बात में बड़ा वज़न है कि अब आपके पास ऑप्शंस उतनी रही नहीं। देखिए बात यह है जी डॉक्टर साहब कि जब आप माशाल्लाह बेशक मेरी तरह मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हिस्ट्री भी आपको अबूर है। आपको पता है कि जब तहरीकें चलती हैं तो उसकी वो इस तरह नहीं होता कि 2 + 2 फ़ौरन 4 हो जाता है। उसमें मोमेंटम आते हैं, मुख्तलिफ़ फेजेज़ आते हैं, मुख्तलिफ़ मराहिल से गुजर के ही आप अपने टारगेट तक पहुँचते हैं। अब पीडीएम की जो तहरीक चल रही है, इसने पहले छोटे जलसे हुए, रैलीज़ हुई, बड़े जलसों पे गए, इस्तीफ़ों की ऑप्शन पे बात हुई, इस्तीफ़ों पे सब ने एग्री किया, इस्तीफ़े तमाम जमातों ने अपने जो मेंबरान हैं सूबाई कौमी असम्बली उनसे ले लिए, अब उनके पास मौजूद हैं। अब मुतफ़िका फ़ैसला होना है कि कब देना है और इंश्योर करना है इस बात को कि जिस वक्त इस्तीफ़े दिए जाएँ उसके बाद हुकूमत इस पोजीशन में ना हो कि वो ये कहे कि जी हम अब दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। उसके बाद फ्रेश इलेक्शन जो है उसको यकीनी बनाया जाए, उसके बाद नया मैंडेट, और वो भी उस शक्ल में कि उस इलेक्शन के ऊपर वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात ना हों जो इलेक्शन 2018 के ऊपर थे। तो ये सारी एक शक्ल है। अब इसमें मुख्तलिफ मराहिल आते हैं। अगर हम देखिए बार्गेनिंग पोजीशन आपके पास क्या है जब आप इस्तीफे नहीं दे पा रहे, लॉन्ग मार्च नहीं कर पा रहे? नहीं देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना कि इस्तीफे नहीं दे पा रहे, जबकि जो हमारी पीडीएम की प्लेटफॉर्म से फैसले हुए, बुलाया था ये दे देते। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ कर दूँ, आपने शुरू में भी ये बात की है, इन 2 इस्तीफ़ों की इनफरादी हैसियत में किसी भी मेंबर को ये डायरेक्शन नहीं है कि आप जाके इस्तीफ़ा दें। ये इस्तीफ़े जो हैं व्हाट्सएप से किसी ने स्क्रीनशॉट लिया और ये जाली इस्तीफ़े जो हैं सबमिट हुए हैं नेशनल असम्बली में। एक पॉलिसी है और वो असल इस्तीफ़े का स्क्रीनशॉट लेके जमा करा दिया किसी ने। देखिए जब वो इस्तीफ़े भेजे गए ना, हर जो हमारा सूबा था उसने अपनी सूबाई सदर को इस्तीफ़ा भेज भी दिया और उसे व्हाट्सएप उसका वो ले के तस्वीर व्हाट्सएप भी कर दी। अच्छा ये मामला है, ये मामला था। तो ये भेजे गए अमीर मकाम खान को, उन्होंने किसी दोस्त को भेजे, किसी मीडिया पर्सन को भेजे कि ये देखें जी इस्तीफ़े हमारे पास आ गए हैं। वहाँ से ये लीकेज हुई है। बाकी इनफरादी हैसियत में कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। और दूसरी बात जो ये सब वो जो मरियम कह रही थी कि इस्तीफे अब आ गए हैं, तो इन पे अब आप स्पीकर को कहें कि जी ले लो इस्तीफे, तो उसका क्या बना? जी बिल्कुल, हमने सुना है वो टुकड़ा, पता नहीं प्रोड्यूसर साहब के पास अभी है कि नहीं, तकरीर में कहा कि अब आ गए हैं, आप जाएं इसको एक्सेप्ट करें। देखें वो उन्होंने जलसे में बात ज़रूर की है, मैंने खुद ये बात सुनी है, उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन मरियम बीबी ने ही जो पार्टी लाइन है, जो पार्टी की डायरेक्शन है, वो भी उन्होंने ही जारी की हुई है कि तमाम इस्तीफे दें। आप कह रहे हैं ये बात उन्होंने भी ये बात कही है। साहिबा जलसे में एक बात करती हैं, पीछे और बात करती हैं। जलसे में देखिए 100 बातें उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि उनको अगर आप एक्सेप्ट कर भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब मरियम की बात नहीं मानी। क्योंकि इस वक्त जो पीडीएम का या पीएमएलएन का जो मौक़िफ़ है उसमें वो जो तरीका वज़ा किया जा रहा है इस हुकूमत से जान छुड़ाने का, उसमें इस्तीफ़े जो है वो एक अवलीन ऑप्शन है। लेकिन जो ब्रॉडर पार्टी कंसेंसस है वो इसी बात के ऊपर है कि यकमुश्त इस्तीफ़े दिए जाए। ये बात तो कई दफ़ा इससे पहले हो चुकी है, इज्तिमाई तौर पर पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये सारी बातें हुई हैं। और आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, देखना दूसरी तरफ से मुसलसल आपको ललकार के कहा जा रहा है, चैलेंज के भी इस्तीफे लाएं, हम तब फौरी तौर पे कबूल करने को तैयार हैं। इस्तीफे कितने हैं, इस्तीफे कितने हैं? तो वज़ीर आज़म भी कह रहे थे कि स्पीकर को कहा है कि जैसे इस्तीफा एक्सेप्ट करें। गवर्नमेंट के ललकारने के ऊपर तो पीडीएम ने नहीं करना ना। ये कोई कबड्डी का मैच तो नहीं है कि आप आए, आपकी बारी है, मैंने आ रहा हूँ, मेरी बारी है।
ये एक सियासत है। उसके साथ साथ ये किसी स्ट्रेटजी के तहत हमने चलना है। आपका ख्याल ये है कि उन्होंने कहा जी इस्तीफे लाएं और हम उनको जाके इस्तीफे दे देंगे? उस मौके पे देंगे कि जब इन्हें होश नहीं होगी कि अब हमने आगे करना क्या है। और ये जो बात अभी शफकत साहब ने की है, मैं एक छोटी सी अर्ज़ कर दूँ, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन शफकत साहब को उस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत में इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी की हद तक ले गए हैं। इनकी आप गुफ्तगू देखें, इनकी वो मान नहीं रहे। मुझे पता है कि शफकत साहब मेरा ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है, ख़बरें मेरी भी आपको पता है वो हवाई नहीं होती, उनके भी पीछे कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होती है। चंद लोग हैं, मैंने कहा शफकत साहब को, चंद लोग हैं जो कोई तहजीब अखलाक के दायरे के अंदर रह के गुफ्तगू करते हैं। बाकी जो आपने हमारे 2-3 नाम लिए हैं, मैं कहता हूँ वो तो आप लोगों की धूड़ को भी नहीं पहुँच सकते। जिस तरह की गुफ्तगू जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे करते हैं आगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। शफकत महमूद साहब मुसलसल उनको एक इसरार यही है कि पीटीआई हमारे से ज़्यादा बदतमीजी करती है, हम उतनी नहीं। शफकत साहब से पूछें, चले 2 बातें पूछ रहे हैं शफकत साहब से कि जब अपोजिशन के जमातों के जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स पार्लियामान में गुफ्तगू करते हैं, शफकत साहब आपने कितनी दफ़ा जवाब दिया है और मुराद सईद साहब ने कितनी दफ़ा जवाब दिया है, सिर्फ ये बता दें। डॉक्टर साहब मेरा अर्ज तो सुन लें। जिस पार्टी का एक बड़ा लीडर जो है वो हमारी खातून कारकुनों को कहता है कि ये ट्रैक्टर ट्राली है, जिस जमात का एक बड़े लीडर तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, उसके बाद मायजा हमीद, उसके बाद उनके ज़रा लहजे आप सुने, उनकी बातें सुने, तो मेरे भाई डॉक्टर फजल साहब जो है वो तो बहुत ही सॉफ्ट गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अगर आप इन लोगों की गुफ्तगू सुने और फिर ये हमें इल्ज़ाम देना, देखिए बात ये है, सब्सटेंटिव बात करें। सब्सटेंटिव बात ये है कि ये जो तहरीक जब चलाई गई थी इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था, इसके अंदर कोई जान नहीं थी। वो तहरीक ने और लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे नून लीग ने 14 में से 11 सीटें जीती, वहाँ पे जाके उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशन से अलग हो गई है। उसके बाद लॉन्ग मार्च का अभी आप 1 फरवरी की बात की है, कुछ सर्दी लग रही है, वो राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि हो सकता है हम अप्रैल में ले जाएं, हो सकता है मई में ले जाएं। अपना नफीसा शाह जो है वो बात कर रही है कि कई मसाइल है, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए। तो मकसद ये है कि ये तो तजर्बा आपका, आपकी जमात का, पीडीएम का, ये तो हो गया नाकाम। आपकी जो लीडर है मरियम साहबा, वो उन्होंने पहले आपकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जब आप पावर में थे, अपने वालिद को नुकसान पहुंचाया, और अब वो आपको एक ऐसी बंद गली में ले गई है जहाँ पे बड़ा मुश्किल है आपको कोई रास्ता तलाश करना। हम आपको रास्ता दे रहे हैं, हम फेस सेविंग दे रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करते हैं, आइए इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, प्राइवेटाइजेशन है, बाकी ब्रेक लेनी है मुझे, पीआईए पे बात करने की जरूरत है, स्टील मिल पे बात करने की जरूरत है। ये चीजें ऐसी हैं जिन पे सियासत नहीं करनी चाहिए। तो हम तो बहुत सारी चीजों में बात करने को तैयार है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए शफकत महमूद साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। गालिबन अपोजिशन की वही सूरत हाल है जो 4 माह की तहरीक के बाद दिसंबर 2014 में इमरान खान और तहरीक इंसाफ की थी। जब तहरीक इंसाफ की 4 माह की जो धरने और मूवमेंट थी उसका कोई खातर खा नतीजा नहीं निकल सका था, उन्होंने वापस असेंबली में आना पड़ा था। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ आता हूँ। वक्फे से पहले मैंने बात यहाँ पे ख़त्म की कि इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, ताहिर अल-कादी साहब ने मिलकर 14 अगस्त 2014 से लेके 16 दिसंबर 2014 तक 4 माह उन्होंने एक बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई जिसमें धरने दिए गए, इस्लामाबाद को बंद किया गया, उसके अलावा फैसलाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, बहुत सी जगहों पर जलसे, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान। लेकिन उसके बाद उस मोमेंटम का, उसकी तहरीक का मोमेंटम टूट गया और उसके बाद उनको उसी तरह से वापस आना पड़ा और दोबारा से एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया। अब ऐसा लगता है, शफकत महमूद साहब की बातों से भी लगता है, हमें भी ऐसा ही लगता है कि जो तहरीक थी पीडीएम की, उसका मोमेंटम के जोर टूट गया है। इस मौके पे अब आप क्या डॉक्टर साहब, मोमेंटम तहरीकों में मैं आपकी इस बात से मैं अब गुज़ाहिर है एक आर्गूमेंट में नहीं जाना चाहता। मोमेंटम है, तहरीक आपकी है, लेकिन मोमेंटम नहीं है। चले मैं अब आपने जो बात की है मैं इसी को लेकर आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने कहा कि अब इसमें हम बहस में नहीं जाएंगे कि मोमेंटम कितना टूटा या कितना नहीं टूटा, लेकिन तहरीक मौजूद है, उसका एक कॉज मौजूद है, उसका एक रास्ता मौजूद है, टाइमिंग उसकी तय होनी है, उसका तरीक़ाकार तय होना है, वो पीडीएम ने मिलकर करना है। ये बात जो है इस पर मेरा ख्याल है कि कोई इख्तलाफ नहीं है मेरे और आपके बीच में। दूसरी बात जो अभी मेरे भाई शफकत साहब ने की, और एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा फिर करना क्या है? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ।
मरियम बीबी जो है उन्होंने जमात को नुकसान पहुंचाया और मियां नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाया और अभी मज़ीद नुकसान पहुंचा रही हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप क्यों इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं कि जब वो एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं आपके 3-4 सीनियर वज़ीर बैठ के फौरी तौर पर उसका जवाब देते हैं। यानी परेशान आप लोग उनकी मूवमेंट से हैं जिन मुश्किल हालात में उन्होंने पार्टी को चला रही हैं। आपने जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और पार्टी प्रेसिडेंट उन्हें जेल में डाला हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं मुश्किल तरीन हालात में। हर रोज़ किसी एक लीडर के खिलाफ या तो आप नया मुकदमा बना रहे हैं या उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। ख्वाजा साहब को आपने गिरफ्तार किया, शाहिद खाकान को किया, मिफ्ता इस्माइल को किया, एहसन इकबाल साहब को किया, इसी टेन्योर में किया। वो तो बड़ी दिलेराना तरीके से बड़ी जरूरतमंदी से पार्टी को लीड कर रही हैं और अगर वो नुकसान कर रहे हैं तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आप लोग क्यों हमें रास्ते बता रहे हैं कि जनाब आप ये करें और वो करें और हमें फेस सेविंग जी कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं है। जी शफकत, आप लोग बेसिकली उनकी स्ट्रेटेजी भी कहें और उनकी मैं ये कहूंगा कि उनकी जो करेज है इग्नोर क्यों नहीं करते थे, तो हमें क्यों करते आप गवर्नमेंट में तो परेशान है। जी 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 शफकत महमूद साहब। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको मरियम साहबा की लीडरशिप बरकरार रखे, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने जब से वो तो एक्टिव हुई है और आपको भी अपने दिल में पता है, मुझे पता है कि आपको अपने दिल में पता है कि जिस तरीके से उन्होंने आपकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया उसका, और जिसके बाद अब आपकी पार्टी वज़ीर तालीम के साथ साथ आज नजूमी भी बन गए हैं। सुन तो लेना, हमें तो कोई फिक्र नहीं, हम तो कहते हैं अल्लाह करे वो उनको और आप साथ लेके चले। पर मुझे आप ये बताएं कि ये जो इस्तीफों की बात थी उनका क्या ख्याल है कि जी अगर 31 जनवरी की डेडलाइन देंगे तो इमरान खान इस्तीफा दे दें, और अगर नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस्तीफे देंगे या आप मार्च करेंगे? भाई वो भी कर लें, मार्चें पहले भी हुई हैं, कई हुई हैं, आपको पता है उनका कि मार्चों से क्या होता है। ये फजलुर रहमान ने भी मार्च की थी, आए थे, यहाँ बैठे रहे और उनके ज़्यादा डेडिकेटेड वर्कर्स मदरसे के तलबा को लेके आ गए थे। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो मकसद ये है कि मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त बंद गली की बंद गले में आप आ गए हैं और उसमें हम आपको एक वे आउट दे रहे हैं। हम एक मुझे पता है आपने फैसला नहीं करना, मुझे पता है कि शायद आपकी लीडरशिप वे आउट आप इनको क्या दे रहे हैं कर सके, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि देखिए ना, जब आपकी तहरीक का मोमेंटम टूट गया था शफकत महमूद साहब, दिसंबर 2014 में जब आपकी तहरीक का मोमेंटम टूट गया तो नवाज शरीफ हुकूमत ने एक जैसा कैसा भी था एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बैठा दिया था मेरा ख्याल जस्टिस मलिक साहब की लीडरशिप में, और उसने फिर एक रिपोर्ट निकाली थी, फिर वो 4 हल्के खोलने की बात हो गई थी, कुछ ना कुछ हुआ था, कुछ ना कुछ उन्होंने फेस सेविंग दे दी थी। आप इनको क्या फेस सेविंग दे रहे हैं? आपको याद दिलाने के लिए हमने जो अपनी तहरीक और सिट इन खत्म किया, धरना खत्म किया था, वो एक कौमी सानिया हुआ था जिसमें पेशावर में बच्चों के APS के अंदर जो अटैक हुआ था जिसमें बच्चे मारे गए, और उसके बाद हमने हुकूमत के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया, इसलिए कि वो कौमी एक ज़रूरत थी और उसके लिए हम इकट्ठे हुए। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में एक नहीं कई बहुत सारे फ़र्क है। 2018 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन लोगों ने मिलकर बनाया हुआ था, क्योंकि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस पीपल्स पार्टी और इनका पहले भी अंदरूनी तौर पे गठजोड़ था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका, इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबरान इनके, हम तो आउटसाइडर थे, हमारी तो बात ही नहीं कोई मानता था। केयर टेकर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की इनकी, केयर टेकर गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो इन्होंने बनाई आपस में मशवरा करके, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा। यानी कि सारे इन्होंने सारी हल्का बंदी अपनी मर्जी से कराई, मेरा हल्का तब्दील करके उसमें रद्दोबदल किया, इस तरह बेशुमार हल्कों में हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हुआ 2018 का, तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके कितनी पिटीशनें की हैं? 24 15 पिटीशनें की हैं नून लीग ने, 9 पिटीशनें की हैं पीपल्स पार्टी ने। यानी कि कह रहे हैं कि सारा इलेक्शन रिग था। ये है 24 पिटीशनें टोटल की हैं इन लोगों ने। उसके बाद 2013 के इलेक्शन में इन सब ने, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी PMLN, सब ने कहा कि इलेक्शन रिग हुआ है। हम तो कह ही रहे थे, आपने बयान उठा लें कि इनके लीडर साहब ने नहीं कहा कि सिंध में इलेक्शन रिग हुआ, पीपल्स पार्टी ने कहा पंजाब में इलेक्शन रिग हुआ, हम भी कह रहे थे इलेक्शन रिग हुआ। 4 हल्के हमने कहा खोले, चारों हल्के खुले,
चारों के चारा इलेक्शन जो है वो ओवरटर्न हो गया। तो मकसद है क्या मुकाबला, और सारे चीजें आप में थी। ये तो सिर्फ मसला बताऊं क्या है, मसला ये है कि ताकत नहीं है, पावर में नहीं है, और बुरी आदतें 30 साल से पावर में आना जाना लगा हुआ था। अब जरा एक तरफ बाहर बैठे हैं, पहली दफा सही ऑपोजिशन बन के फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब इसमें जरा गुजारा करने की कोशिश करें। 2.5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, फिर डॉक्टर साहब जी। देखें आप मैदान में जरा रुकें जी 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 जी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बड़ा वजन है उनकी उस आर्गूमेंट में इलेक्शन के कंपैरिजन में। वो जाहिर है वफाकी वजीर हैं, अब आपको वजन तो नजर आएगा उनकी उस गुफ्तगू में। अब वो क्या कहते हैं, देखिए मैं ताकत आई जाती है, लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं। देखें 2013 के इलेक्शन में आपने प्यार से कह रहा हूं जनाब, आनी चाहिए ताकत अगर आए तो उसमें बुरी बात क्या है शफकत भाई। लेकिन मैं छोटी सी बात डॉक्टर साहब अर्ज कर दूं, अगर 2018 का इलेक्शन ये जो शफकत साहब ने, फिर पीपल्स पार्टी शफकत साहब ने जो नाम लिए है ना, मैं थोड़ा सा और इजाफा कर देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने लगाया, मेंबरान उन्होंने लगाए, किन्होंने कुछ हमारी कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, और फलां कह रहे तो हैं। पावर में ही नहीं थे। यही मैं नहीं अपनी कह रहा हूँ कि हमें कह रहे हैं कि उन्होंने लगाया। फिर वो कहते हैं जनाब जब नैब की बात आती है, हम कहते हैं जनाब कि आप वो भी आपने एहतसाब के नाम के ऊपर बदतरीन इस वक्त जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन को। और ये बात आपकी सीनियर तरीन कोर्ट्स के फैसलों के अंदर लिखी जा रही है, रिमार्क्स जजेस इस बात के दे रहे हैं। तो फिर ये कहते हैं जनाब कि आपने जो चेयरमैन नैब है वो भी आपके लगाए हुए हैं। तो ये लिस्ट लेके आते हैं जनाब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने लगाई हैं। तो मैं ना लाइटर साइड शफकत साहब इसका जवाब आपको सिर्फ एक जुमले में दूंगा कि जनरल ज़ियाउल हक को किसने लगाया था और उसके बाद क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ को भी हम ही ने लगाया था, उसके बाद क्या हुआ। ये सारी चीज़ें जो है ये माजी में हैं। और क्लियर वेल थॉट आउट पोजीशन थी उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जजमेंट दी उन्होंने। डॉक्टर साहब इसमें सिर्फ एक जुमला है कि ये तो आपने बड़ी नरम गुफ्तगू बताई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स की, सीनियर तरीन लीडर्स की, और हमारी जमात के भी सीनियर तरीन लीडर्स की। इससे ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, सख्त बयानात मौजूद हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। ये है एक हकीकत, इससे कोई आंखें चुराना चाहे तो चुरा ले। मैं तो कम अज़ कम हकीकत से आंखें चुराने वाला बंदा नहीं हूँ। ये मौजूद है ये चीज़ें। इससे ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इससे ज़्यादा बयानात हुए हैं। मतलब है कि ज़रूरत पड़ी तो आप लोग उसके बाद नहीं डॉक्टर साहब मेरी बात सुने ना। विजन तो कोई ना हुआ ना डॉक्टर साहब। बात यह है कि जो आज आप हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले हमारा मिजाज और था, उससे पिछले 10 साल पहले हमारा मिजाज और था, और उससे पिछले 10 साल में हमारा मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये जो 80 और 90 की दिहाई की सियासत है, इससे सबक सीख के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। मोहतरमा की इस गुफ्तगू के बाद नहीं, वो तो फिर 2016 में दोबारा पोजीशन ले ली पीपीपी ने आपके खिलाफ। सरदारी साहब ने पनामा आने के बाद क्या है, उनका अपना एक मंशूर है, उनकी अपनी एक सियासत है। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ किसी जहारियाना इकदाम, गैर आइनी इकदाम की सपोर्ट करना, इसे कंडेम किया गया कि अगर कोई फौजी जहारियत होती है, कोई जर्नल अगर मार्शल लॉ लगाता है, कोई लीडर उसकी सपोर्ट नहीं करेगा। एक दूसरे के लोगों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को इसी बरस में पिछले साल आप लोगों ने, मैं मार्शल लॉ की बात बता रहा हूँ। मतलब वो भी तो मार्शल लॉ की बात, मैं एक्सटेंशन भी तो एक क्वेश्चनेबल चीज। मैं एक आर्मी की जो 4 जनरलों ने आइन को पामाल किया और मार्शल लॉ लगाया, मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि मोहतरमान एक लिहाज से आप ये कहें कि वो संभल को वो सपोर्ट कर रही है। मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल तो कोई ना हुआ ना पॉलिटिक्स में डिफाइन। प्रिंसिपल की बात नहीं है, आप अब आपके इंटरेस्ट आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहा हूँ और मैं उसको इस तरह ले रहा हूँ कि सियासी जमातों ने और लीडरशिप ने माजी की गलतियों से सबक सीखा। ठीक, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। ये वो गलतियां थी जिनसे सबक सीख के जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया गया था लंदन में बैठ के। और उसके बाद आज तक को तो अब 13 बरस गुजर गए, उसके बाद तो दोबारा फिर बड़े खिलाफ हो गए नवाज शरीफ के। एक दूसरे के खिलाफ बात करना तो जाहिर बात की जाती है, लेकिन गैर आईनी इकदाम की सपोर्ट करना ये ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना हमने की है। गैर आईनी तो एक साइड पे इशू ने शफकत महमूद साहब बुनियादी तौर पे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि सियासत के अंदर कोई फिक्स किस्म के प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो समझ आ रही है, मुझे तो समझ आ रही है आप अपने अल्फाज मेरे ऊपर इंटरेस्ट जब बदलते जाते हैं तो आपकी जमात ने भी बहुत से ऐसे लोगों को, आपने उस्मान बज़दार जो चंद महीने पहले तक आपकी पार्टी में नहीं थे उनको आप पार्टी के अंदर ले आए, और बहुत से आपके लॉयलिस्ट थे उनको रोल नहीं मिले। बहुत से और लोग जो हैं जैसे PMLQ है, बहुत सा वो साउथ पंजाब का ग्रुप है, इन सबको आपने अकोमोडेट कर लिया। वो बहुत से शेख रशीद के बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इसको चपरासी न लगाऊं, और बहुत से लोग, तो उन सबको भी आपने जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट चेंज हुए तो आपने उनको अपने पार्टी के अंदर एकोमोडेट कर लिया। तो बेसिकली वो तारिक फजल चौधरी साहब और PPP भी यही कर रहे हैं। फ़र्क क्या है?
नहीं देखिए, एक तो आप बात कर रहे हैं कि मेम्बरान की और सियासत के मुख्तलिफ मद्दोजर की, तो वो तो वक्त गुजरने के साथ यकीनन सियासत में तब्दीली भी आती है। इनका फ़र्क सिर्फ ये है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद शहबाज शरीफ की वो जो स्टेटमेंट्स हैं कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा और उसका पेड़ फाड़ के निकालूंगा, और ये जो सारा कुछ एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, और जो जरदारी की और बिलावल की तकरीरें हैं इनके खिलाफ, तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ही थी, कोई उससे पहले नहीं थी। तो बहरहाल डॉक्टर तारिक साहब कह रहे हैं कि हमारा डीएनए तब्दील हो गया है, तो शायद डीएनए तब्दील हो गया हो, लेकिन डीएनए तब्दील ऐसा हुआ है कि बजाय इसके कि कौम की भलाई की बातें करें, इनके लीडरान कराम जो हैं वो कौम को कमज़ोर करने के दरपे हैं। मैं क्यों कहता हूँ ये? मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत जहाँ पे अवाम है और हमारी, और वहाँ सबसे बड़ी हमारी सलामती की ज़ामन पाकिस्तान की फ़ौज है। और ये क्या कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, जब से वो गुजरांवाला का जलसा हुआ, उससे पहले भी, कि नवाज शरीफ, मरियम, बाकी लोग ये पाकिस्तान की जो सालमियत की ज़मानत जमात है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर हिट कर रहे हैं और बार बार हिट कर रहे हैं, और फिर नाम लेके कर रहे हैं। और फिर मुसीबत ये है, और इनके जलसों में जहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती हैं और हमारे सोल्जर शहीद हुए, एक बंदे ने, मरियम ने क्या, बिलावल ने क्या, किसी ने कहा कि दुआ पड़ी जाए कि ये जो हमारे शहीद हुए हैं सोल्जर्स, उनके लिए आइए दुआ पढ़ते हैं। उसी जलसे में पंजाबियों के खिलाफ बातें हुई, उसी जलसे में एक जलसा क्वेटा में था, वहां पे पाकिस्तान की बातें हुई। हाँ हाँ, शफकत साहब वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। शफकत महमूद साहब का भी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी इस प्रोग्राम की नशिस्त में हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, क्या पाकिस्तान की सियासत जो है वो असल इशूज़ पे बात कर रही है, क्योंकि एक नए अशरे का आगाज़ हो रहा है, ना सिर्फ नए साल का बल्कि नए अशरे का आगाज़ हो रहा है। सियासत से बात होनी किन चीज़ों की चाहिए, क्या उन चीज़ों पर बात हो भी रही है? एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, अब से चंद घंटों के बाद साल 2020 का इख्तिताम हो जाएगा, और ना सिर्फ जनवरी 2021 में एक नए साल का आगाज़ हो रहा है, बल्कि 21वीं सदी के तीसरे अशरे का भी आगाज़ हो रहा है। यानी जनवरी 2021 से 2030 के इख्तिताम के जो 10 बरस हैं, उनका आगाज़ जो है अब से चंद घंटों में हो रहा है। पाकिस्तान में अदाद शुमार पे डिपेंड करना बहुत मुश्किल है, जैसा कि 2017 के पॉपुलेशन सेंसस पे होने वाली बहस से हमें अंदाज़ा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कह सकें, हम अदाद शुमार की मदद से बात कर सकें, तो पाकिस्तान की आबादी कोई 2010 मिलियन से 2020 मिलियन के करीब बताई जाती है। यानी 21 करोड़ से 22 करोड़ के दरमियान इस मुमलिकत खुदादाद की इस वक्त की आबादी है। लेकिन हमें बताया जाता है कि इस आबादी में 3% से ज़्यादा की शरह से हर साल इजाफा हो रहा है। अगर ये इजाफा इसी तरह होता रहेगा तो 2030 के इख्तिताम में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से 30 करोड़ के दरमियान होगी। इस बढ़ती हुई आबादी की, खुराक की, पानी की, सिक्योरिटी की, एजुकेशन की, टेक्निकल एजुकेशन की और बहुत सी और ज़रूरियात होंगी। और अगर पाकिस्तानी सियासत मंतकी हो, रैशनल हो, तो पाकिस्तान की सियासत में हम इस पॉपुलेशन की बढ़ती हुई ज़रूरियात के हवाले से डिबेट को देख सकें। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह की जो पाकिस्तान की सियासी डिबेट हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और जिसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स ने और मीडिया ने कवर किया है, अखबारात ने कवर किया है, इस हवाले से अपने इदारिये लिखे हैं, इस पर कॉमेंट किया है, उसमें हमें इस किस्म की जो डिबेट है पाकिस्तान के नए अशरे की, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की, वो कहीं नज़र नहीं आते। जो बहस आपने नहीं सुनी, जो शायद आपने ना सुनी, वो ये है कि अब से चंद अशरे पहले पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक एग्रीकल्चर मुल्क था, एक ज़राइत मुल्क था, जिसकी 70-80% जो मईशत का दारोमदार जो था वो एग्रीकल्चर पे था। आज पाकिस्तान की 20% से भी कम, गालिबन 18 या 19% जो GDP है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान क्या एक इंडस्ट्रियल कंट्री बन गया है? बदकिस्मती से नहीं। पाकिस्तान की मईशत का आज 1/4 हिस्सा या उससे भी ज़्यादा जो है उसकी डिपेंडेंस एक्सपैट्रिएट रेमिटेंसेस के ऊपर है। ये वो मेहनत कश हैं जो मशरक़ वस्ता और दीगर ममालिक में काम करते हैं, लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा हुनरमंद, ये स्किल्ड वर्क फोर्स नहीं है, ये भी बुनियादी किस्म का काम करते हैं।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है वो ये बताती है कि पाकिस्तान की आबादी अगर मौजूदा शरह यानी 3.6% से बढ़ती रहेगी तो 19 या 20 बरस के अंदर ये आबादी दुगनी हो सकती है। ये तो कहना है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का। और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उसी शरह के हिसाब से पाकिस्तान को कम से कम 13 से 14 लाख हर साल नई मीनिंगफुल जॉब्स जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल ये है कि इस वक्त कम से कम 2 करोड़ 20 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल की एक्सेस में नहीं है, स्कूल की तालीम से महरूम है। बढ़ती हुई आबादी का मतलब है कि इस शरह में भी इजाफा होता चला जाएगा। दर हकीकत यह है कि लफ्ज़ तालीम और एजुकेशन बहुत हद तक अपनी अहमियत खो चुका है। ये एक मिसलीडिंग और एक गुमराह करने वाली टर्म है। असल में पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई नौजवान नस्ल को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मीनिंगफुल स्किल्स हैं, हुनर हैं, ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग है जिसकी वजह से ये नौजवान नस्ल पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के माशरे के अंदर इजाफा कर सके। जी तो ये सही है। हमारे यहाँ बहुत से मजहबी रहनुमा और आलिम ये कहते हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो अल्लाह का एक नेमत है, उसका एक फ़ायदा है उसका, बिकॉज हर बच्चा 2 हाथ लेके आता है। लेकिन तम और नौजवान नस्ल अपनी जवानी की ताकत से मईशत में और माशरे के अंदर इजाफा कर सकती है। लेकिन तमाम तर तहकीक जो है गुज़श्ता 1 सदी की वो ये शो करती है कि अगर आबादी के पास मीनिंगफुल स्किल्स और हुनर ना हो तो वो आबादी जो है वो अपनी मुश्किलात में इजाफा करती है और अपनी कोई कमी अपने लिए पैदा नहीं कर सकती। इस वक्त ज़रूरत यह है कि अगर इस बरस में पाकिस्तान की गंदम, जो पाकिस्तान की मेन स्टेपल डाइट है, अगर उसकी 27 मिलियन मीट्रिक टन की अगर ज़रूरत थी तो मुल्क सिर्फ 25 मिलियन मीट्रिक टन बना सका। चावल जो बहुत बड़ी एक एक्सपोर्ट होती थी उसमें भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। जो एग्रीकल्चर यील्ड की सूरत हाल ये है कि इस खित्ते में और दुनिया भर में सबसे कम जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो पाकिस्तान की है, जहाँ 1 एकड़ जो है वो सिर्फ 3 मीट्रिक टन पैदा कर सकता है, जो भारत से भी 1 तिहाई कम है। चीन के मुकाबले में तकरीबन ये आधा है और न्यूजीलैंड के मुकाबले में ये सिर्फ 33% या 1/3 उसका बन सकता है। ये वो बड़े इश्यूज़ हैं और इससे नथी वो दर्जनों इश्यूज़ पे हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि दर हकीकत पाकिस्तान की सियासत की बहस होनी चाहिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। और जब हमारे अपोजिशन के अकाबरीन और लीडर्स हमें ये कहते हैं कि हमें इस हुकूमत को हटाना है, हमारे पास मसाइल का हल है, तो ये ज़रूरी है कि वो हमें बता सकें कि उनके पास पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की गंदम का, पाकिस्तान के गिरते हुए वाटर टेबल का, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का, पाकिस्तान की करेंसी का, पाकिस्तान के हाउसिंग का क्या सलूशन, क्या फार्मूला और क्या मदावा उनके पास है, ताकि हम जो लोग मीडिया में हैं हम उन इश्यूज़ और सलूशंस के ऊपर बहस कर सकें, एक रैशनल मंतकी डिबेट को लेकर आगे चल सकें। अभी तक तो ऐसा होते हुए मैंने देखा नहीं है। आज साल के इख्तिताम में और एक नए साल के शुरू में मेरी कम अज़ कम आपसे कमिटमेंट है कि मेरी टीम की कोशिश रहेगी कि हम इन इश्यूज़ पे फोकस कर सकें, इन इश्यूज़ पे बात कर सकें, इन इश्यूज़ को आपके सामने ला सकें। जहां मुझे मौका मिलेगा अपने टेलीविज़न प्रोग्राम से, अपने वीलॉग्स के ज़रिए, सोशल मीडिया में अपनी तहरीर के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा, मेरी टीम कोशिश करेगी कि हम बाकी मीडिया को भी एहसास दिला सकें कि ये वो रियल इश्यूज़ हैं जिन पे हमें पाकिस्तान की सियासत की तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। वरना सियासतदानों के जो ज़ाती मुस्तकबिल के इश्यूज़ हैं उससे भला हमारा क्या ताल्लुक़ है। ये डिबेट तो ऐसे लगता है कि इनके मुस्तकबिल के हवाले से है, हमारे मुस्तकबिल के हवाले से नहीं। आज इतना ही, फिर आपसे अगले बरस में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।